ठीक है, तो आज मैं आगे बढ़ता हूँ। जो टॉपिक कर रहा था उसे कंप्लीट करूंगा। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों को मैंने एक खास बोला। इन तीनों को क्या बोलते हैं? वैल्यू प्रीमाइसेस बोलते हैं। वैल्यू प्रीमाइसेस बोले समझते हैं? वैल्यू प्रीमाइसेस का मतलब होता है मूल आधारिकाएं। मूल आधारिकाएं का मतलब क्या होता है? जिस पर व्यवस्था टिका हुआ है, जिसको हासिल करने के लिए संविधान बनाया गया है। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज। और उसी को फैक्ट प्रीमाइसेस का है। तो जितने संविधान के बाकी भाग है, ये बोलते हैं, जैसे आप डिसीजन मेकिंग पढ़ी होगी कम्युनिकेशन में और मैनेजमेंट में, तो आपने पढ़ा होगा कि हर डिसीजन मेकिंग में दो चीज होता है, फैक्ट होता है, एक वैल्यू होता है। वैल्यू और फैक्ट होता है कि नहीं होता है? फैक्ट का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं तथ्य, और इसको क्या कहते हैं? मूल्य। इसको कहते हैं साध्य, और इसको क्या कहते हैं? साधन। यानी कि ये चीज प्राप्त करना है और इनके माध्यम से प्राप्त करना है। तो जैसे भारतीय संविधान को भी हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कह दे, भारतीय संविधान को अगर इसी तरह से रखे, आप देख लो, मतलब तीन भाग, तीन हुआ, चार हुआ, चार ए हुआ, समझ रहे नहीं? ये सब जितना भी है और भी कुछ पार्ट है। फैक्ट वैल्यू एस्पेक्ट हो गया, प्रीएम्बल भी रख सकते हो, प्रस्तावना भी। और इधर वाले जो हो गए, भाग पांच हो गया, सब आ गया आपका। भाग 22 तक है ना? भाग 22 उसी में जुड़ गया है, 23-24 को पार्ट 8 भी करके हम लोग कर देते हैं, वो में फैक्ट में आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? तो जो चीज फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ा चुका हूँ, इसलिए उस पर भी टाइम नहीं ज्यादा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन डिटेल। और मैं समझता हूँ कि जितना मैंने बतलाया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, और इसके बहुत इम्पोर्टेंस भी है कि नहीं? मैंने बताया संविधान में अगर देखा है, संशोधन हुआ है, विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो सबसे ज्यादा इसी पार्ट को लेकर हुआ है। पहला वाला जो संविधान संशोधन था, राइट राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर ही हुआ था। और फिर उसी के तहत जो जमींदारी मिलन व्यवस्था किया गया, तो उसमें जो है लैंड, नौवीं अनुसूची जोड़ा गया। और नौवीं अनुसूची जोड़ा गया तो उसमें जैसे नन जस्टिसेबल बना दिया गया, समझ रहे? फिर उसी को 44वां संविधान संशोधन, और फाइनली संपत्ति का अधिकार को वैधानिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले वह मौलिक अधिकार था। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप लोग समझ देखने को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स, फिर आप कहते हो क्या कहते हैं आपका फंडामेंटल राइट्स। तो इसका क्या मतलब, कोई बता सकते हो? फंडामेंटल राइट्स तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब हो गया वह राइट जिसका भारतीय संविधान में खास तौर पर प्रावधान कर दिया गया, जिसका भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। जिसमें सर्वोपरि कौन है? फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी कई राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आते हैं। लीगल राइट का मतलब क्या होता है? लीगल राइट का मतलब हुआ वह जिसको संसद बनाकर आपको दी है। लीगल राइट जैसे लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया, जैसे आप देखते हो सूचना का अधिकार वगैरह इसी में आ जाता है। तो सूचना का अधिकार किसमें आ गया? लीगल राइट्स में आ गया, समझ रहे हैं? और ये जो हुआ, जो फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी, और फंडामेंटल नाम से ही पता लग रहा, फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब मूलभूत, मतलब बुनियादी, वो तक जो बहुत आवश्यक है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए। अब तो देखिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अगर इन अधिकारों को हम हटा दें और किसी व्यवस्था का कल्पना करें जिसमें कोई स्वतंत्रता ना हो, कोई समता ना हो, कोई शोषण के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान ना हो, तो जो व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा, उसकी सहज कल्पना की जा सकती है कितना विभत्स होगा, कितना खराब होगा, है कि नहीं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सब जरूरी है। अब हो गया, फंडामेंटल राइट्स तो हो गया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को
स्मूथ करने के लिए आगे राज्य जब तक काम करेगी नहीं, व्यवस्था नहीं करेगी, तो वो राइट सुरक्षित कैसे होगा। तो इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया, इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। वर्चुअली लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर है मतलब कहते हैं ये, मतलब इसमें आप देखते हैं कि राज्य को ले लिए, राज्य जिसको हम लोग कहते हैं, बिहार राज्य नहीं हुआ, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश हुआ। तो देश हुआ वो पॉलिटिकल सोसाइटी है, लेकिन राजनीतिक समाज है, जिससे किससे संबंधित है, वो वर्चुअली संबंधित है नागरिक मामलों का निपटारा से, नागरिक मामलों के प्रबंधन से, कानून व्यवस्था के बहाली से, राजस्व संग्रह करने से, आपदा का प्रबंधन करने से, वगैरह वगैरह से। तो अफेयर, पब्लिक अफेयर के मैनेजमेंट से संबंधित है। और किससे संबंधित है, पॉलिसी से, समझ रहे हैं। पॉलिसी जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राज्य जितने भी काम करते हैं वह किसके माध्यम से करती है, मतलब पॉलिसी के माध्यम से काम करती है। तो पॉलिसी किसको कहते हैं, मतलब कह सकते हो जैसे सिद्धांतों का मतलब वह संग्रह, वह खास संग्रह जो किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। जैसे आप कृषि के उद्देश्य को प्राप्त करने के तौर तरीके निर्धारित करेंगे तो कृषि नीति कहलाएगा। औद्योगिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो तौर तरीके निर्धारित करेंगे, औद्योगिक नीति कहलाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर पॉलिसी का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने का जो तौर तरीके होते हैं, व्यवस्थित दिशा निर्देश होते हैं उसके, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। सब चीज जितना कि आप जानते हो, जो चीज मतलब राज्य के इर्द गिर्द घूमता है, सब पॉलिसी कहलाता है। तो अप्लाई फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट एक्शन ऑल्सो। आप देखते हो राज्य के जितने क्रियाकलाप है मोटा मोटी सब डीपीएसपी के इर्द गिर्द घूमते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। यहाँ राज्य का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सब जितने काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वन वे और अदर वे डीपीएसपी समाहित है। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है इम्पोर्टेंट वैल्यू प्रीमाइसेज है, ये एक इम्पोर्टेंट मूल आधारिकाएं है भारतीय संविधान का, जो किसकी शिलान्यास, किसका स्थापना करता है, वह वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वेलफेयर स्टेट का नींव रखता है, लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखता है, समाजवादी ढांचा जो समाज का है उसकी व्यवस्था करता है, समझ रहे। तो ये जो डीपीएसपी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप समझ लो, हम लोग बोलते गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट भी वर्चुअली डीपीएसपी पर लागू है। अब डीपीएसपी जिस राज्य में बेहतर ढंग से पूरी तरह लागू किया गया होगा वहाँ गुड गवर्नेंस होगा, और जहाँ डीपीएसपी बेहतर ढंग से लागू नहीं होगा वहाँ थोड़ा गुड गवर्नेंस का अभाव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। आप डीपीएसपी को बेहतर ढंग से लागू करें, समान मजदूरी का सिद्धांत हुआ, नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितने राज्य के कर्तव्य हैं, कुटीर उद्योग हुआ, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, पशु पशु के प्रति क्रूरता निवारण हुआ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण हुआ, समझ। तो जितने भी जो डीपीएसपी में प्रावधान किए गए, अगर सबको ढंग से लागू किया जाए तो वर्चुअली क्या गुड गवर्नेंस तो निश्चित रूप से लागू हो जाएगी। आप देखिए ना, इस भारत के 28-29 राज्य में जिन राज्यों में डीपीएसपी बेहतर ढंग से लागू होता है, दे आर सपोज टू गुड स्टेट। जहाँ डीपीएसपी ढंग से लागू नहीं हुआ है वहां पर अभी बहुत दिक्कत होती है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और आयरलैंड खुद अपने कहाँ से कॉपी किया है, तो स्पेन के संविधान से कॉपी किया, समझ रहे हैं। तो आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया और आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। मतलब हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर क्या बोलते हैं, ये भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, बहुत खास बात है, खासियत है, समझ, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग आयरलैंड से जरूर लिए हैं, लेकिन आयरलैंड के डायरेक्टिव प्रिंसिपल और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में थोड़ा फर्क है। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन आयरलैंड का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो जस्टिसेबल है। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आयरलैंड में
डीपीएसपी को लागू कराने के लिए नागरिक कोर्ट जा सकते हैं, न्याय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं खटखटा सकते। इसका कारण क्या रहा होगा? जब आयरलैंड में जस्टिसेबल था तो हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे और वहां से उन्होंने इसे अपनाया तो इसको जस्टिसेबल क्यों नहीं कर दिया? तो जस्टिसेबल करने के पीछे कारण, नहीं करने के पीछे कारण था कि उस समय देश आजाद हुआ था, संसाधन की कमी थी, बहुत तरह लिमिटेशंस थे, इसलिए इसको जस्टिसेबल बनाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लगा, इसलिए उसको उन्होंने जस्टिसेबल नहीं बनाया है। अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो वर्चुअली उसका क्या फीचर्स है, क्या खासियत है। तो ये कह सकते हैं ये सिद्धांत है जिसको आपको ध्यान में रखना है। दीज आर आइडियल्स which you require to keep in mind। ये वे सिद्धांत है जिसको आपको ध्यान में रखना है। किस लिए? मतलब जब आप नीति बनाए, नियम बनाए, नीति और नियम बनाते समय आपको ध्यान में रखना है, मतलब राज्य के लिए लागू रहा है। ये जो मतलब कह सकते हैं 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। अब भारत सरकार अधिनियम में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसी का मिलता जुलता है डीपीएसपी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था राज्य के लिए, सरकार के लिए, जो 1935 एक्ट में था, उसी को और बेहतर और प्रभावी रूप देने के लिए डीपीएसपी का प्रावधान किया गया। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट या आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत ही व्यापक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का व्यापक रूपरेखा है, बृहद दर्शन। समझ रहे? आप देखिएगा पूरा डीपीएसपी तो आप देखेंगे कितना उसके कंटूर है, कितने उसके डायमेंशन है, कितने उसके मैनिफेस्टेशन है, बहुत विशाल है। समझ रहे कि नहीं? समझ, मैं भी तुरंत बताया कि अगर डीपीएसपी में जितनी बातें लिखी गई है सबको अगर हम अचीव कर दें, देयर इज गुड गवर्नेंस। समझ रहे? आ ही जाएगा गुड गवर्नेंस। वर्चुअली हम लोग के पास लिमिटेशन है, इस कारण हम बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं लागू कर पाए हैं या लागू कर पा रहे हैं, या किए भी हैं तो आधे अधूरे तरीका से किए। अब यहाँ पर देखते हैं नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या हुआ कि आप इसको लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। समझ रहे? लेकिन आज के तारीख में ये वर्चुअली जस्टिसेबल होते जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीजों में, जैसे पटना में नागरिक जीवन दुष्प्रभावित करने के लिए ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। समझ रहे हैं? अब ट्रैफिक की व्यवस्था करने के लिए आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, बहुत तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसको प्रदान करने में सरकार विफल है। तो उसमें कई दफा सरकार जबरदस्त पटना में जल जमाव को लेकर, समझ रहे हैं, और गंदगी को लेकर, समझ रहे हैं, कचरा प्रबंधन को लेकर सरकार बहुत तरह के, मतलब कह सकते हो नाला का सफाई को लेकर कोर्ट ने बहुत सरकार की क्लास ली है। और इस तरह से देखा जाए तो आज डीपीएसपी धीरे धीरे वर्चुअली, लीगली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो यह क्या जस्टिसेबल बनता जा रहा है। क्लियर है? अब डीपीएसपी का भारतीय संविधान में 35 से लेकर 51 तक का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 35 से 51 तक का प्रावधान है कि नहीं? और आप देखते हैं भाग किसमें है, पार्ट कौन सा होगा? पार्ट 4 में इसका प्रावधान किया गया। पार्ट 4A सर 36 से 51 है डीपीएसपी। ए में तो फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा मैम, फंडामेंटल। अभी हम लोग डीपीएसपी कर रहे हैं, ठीक है? यस सर, सॉरी सर 36 से 51 तक रहता है ना डीपीएसपी। 36 35 नहीं 36, वेरी नाइस, सॉरी 35 तक तो फंडामेंटल राइट ही है, 36 से शुरू होता है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर 36 में वर्चुअली क्या है, राज्य की परिभाषा वगैरह देखते हैं। राज्य के नीति जो शुरुआत होगा, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बांटना चाहें उसके स्वरूप के आधार पर, उसको आप 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक हो गया जिसमें समाजवादी दर्शन मिलेगा, दूसरा गांधीवादी दर्शन मिलेगा, और तीसरा उदार बौद्धिक उदारवादी दर्शन मिलेगा। समझेंगे नहीं? जैसे आप देखिए, जैसे महिला के संबंध में, महिला कल्याण वगैरह के संबंध में जो है वो आपका गांधी समाजवादी दर्शन में हो जाएगा। फिर कुटीर उद्योग में पंचायती राज तो गांधीवादी दर्शन में आ गया।
और जैसे न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वगैरह जो हो गया, एक समान नागरिक संहिता हो गया, वह किस में आएगा? लीगल लिबरल इंटेलेक्चुअल में। अभी आप देखिए, अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारा जैसे मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कि नहीं, ये जो है अभी तक नहीं लागू हो पाया है, जबकि डीपीएसपी में प्रावधान किया गया है, अभी तक लागू नहीं हो पाया। बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे बहुत सारे चीज है, जैसे डायरेक्ट कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण, अभी भी कुछ एक मामले हैं जिसमें कार्यपालिका को न्यायिक अधिकार अभी भी मिला हुआ है। एक्चुअली ऐसे होना तो चाहिए कि बिल्कुल अलग हो जाए, व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को हो और क्रियान्वयन करने का अधिकार कार्यपालिका का हो। समझ रहे हैं? तो ये चूंकि लेकिन व्यवस्था चलती आ रही है वर्षों से, इतना जल्द हट जाए इतना आसान भी नहीं है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो 3 पैटर्न हुए, 3 प्रिंसिपल में टोटल, एक हुए सोशलिस्टिक, एक हुआ गांधीयन, तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। जनरली आप लोग प्रीलिम एग्जाम देंगे या मेंस एग्जाम देंगे तो इसमें अक्सर देखते होंगे कि जो होता है क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। और कई दफा मैंने देखा है तो एग्जाम में पूछा गया है तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेन अंतर क्या बता सकते हैं आप? फंडामेंटल राइट क्या है? थोड़ा प्रिवेंटिव टाइप का है, नेगेटिव नेचर का है, और डीपीएसपी क्या है? पॉजिटिव नेचर का है। तो एक बहुत बड़ा अंतर ये है दोनों में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल राइट नेगेटिव टाइप का हो गया, थोड़ा निवारणात्मक टाइप का, प्रिवेंटिव टाइप का, और ये थोड़ा पॉजिटिव नेचर का है। फिर फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल है, ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट देश में क्या सुनिश्चित करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और डीपीएसपी क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है या राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? फंडामेंटल राइट इज लीगल सैंक्शंस, समझ रहे हैं? जबकि डीपीएसपी का क्या है? मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस है। लीगल मतलब क्योंकि कोर्ट से लागू होता है इसलिए इस पर वैधानिक मर्यादा है, नियंत्रण है। इस पर क्या है? नैतिक है, राजनीतिक है। अगर सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं करती, क्रियान्वित नहीं कर पाती, तो उसके राजनीतिक पक्ष हो सकता है, उसके नैतिक पक्ष हो सकता है कि कैसी सरकार जो लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं प्रदान कर पा रही है, कैसी सरकार जो एक्चुअली मानव होने के नाते जो बुनियादी चीज है वो सब प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो वो सब हो सकता है। फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों के कल्याण के लिए बात करता है, व्यक्ति के कल्याण के लिए, और डीपीएसपी क्या है? समाज के कल्याण के लिए, समुदाय के कल्याण के लिए। फंडामेंटल राइट जो है अपने आप लागू होता है, जबकि डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आपको विधि बनाना पड़ता है। फंडामेंटल राइट जो है जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, और डीपीएसपी नॉन जुडिशियल है, नॉन सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, जो पहले से जुड़ा हुआ है जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल से। जो जस्टिसेबल जुडिशियल रिव्यू हो गया और नॉन जस्टिसेबल हो गया, इसका मतलब नॉन जुडिशियल रिव्यू हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में अक्सर आता है इस तरह का, समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद जो आप देखते हो 36 में क्या है? 36 से लेकर आपको आर्टिकल सब पता होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब 36 में है राज्य की परिभाषा, 37 में क्या है कि इस प्रावधान मतलब सिद्धांत के अनुप्रयोग के संबंध में है। 38 में क्या है? यहीं से शुरू हुआ था। 38 में क्या है? सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना जिससे लोगों का कल्याण हो सके। ये सब चीज को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। आर्टिकल की 38 क्या है, 39 क्या है, समझ रहे कि नहीं? ये जो आपका सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था के जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके, मानव का कल्याण हो सके, व्यक्ति का कल्याण हो सके, उस तरह की व्यवस्था आपको करना होगा। समझ रहे? जो मतलब बेसिक चीज, बिजली, पानी, सड़क जैसा बुनियादी चीज है कि नहीं, बहुत आवश्यक है। फिर इसमें सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय, मतलब ये जो है जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन का नारा,
सब विधि का समान संरक्षण, जो गरीब हैं उनको न्यायिक निःशुल्क न्यायिक सहायता, ये सब कुछ प्रिंसिपल है जिसको अचीव करना है हमारे समाज के हित में, समाज लोक कल्याणकारी राज्य के हित में। तो ये अनुच्छेद 39 में किया गया है। 39A भी उसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें मतलब कह सकते हो जो PIL कहते हैं ना, PIL जो कहते हैं PIL, उसी से जुड़ा हुआ है। जो न्यायिक सक्रियता इसी पर आया है। जब आप कहते हो कि हम गरीबों को बिल्कुल तो विधि का समान, विधि तक सबका समान पहुंच है, तो विधि तक सबका समान पहुंच होगा ताकि सबको समान न्याय मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो और व्यवस्था अवेलेबल है पहले से, PIL के पहले से, तो उसमें तो बहुत मुश्किल है। जो गरीब हैं, जो मतलब अपना पक्ष राज्य के समक्ष, न्यायालय के समक्ष रखने में सक्षम नहीं है, तो उनकी बात को तो कोई नोटिस ही नहीं करेगा। उसी को लागू करने के लिए PIL लागू किया गया। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो ये जो है बहुत आर्टिकल 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़ा हुआ है PIL से, और इसी से जुड़ा हुआ है आपका वर्चुअली न्यायिक सक्रियता टॉपिक। अनुच्छेद 40 पंचायती राज, जो ग्राम पंचायत के संदर्भ में। अनुच्छेद 41 शिक्षा का अधिकार, कार्य अधिकार वगैरह वगैरह। फिर आप देखते हो वर्किंग कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ वगैरह का, जो महिलाओं के लिए ह्यूमन कंडीशन के संदर्भ में, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क के संबंध में समझ रहे हैं। फिर ये मजदूरी के लिए है, लिविंग मजदूरी फॉर वर्कर्स, मतलब मजदूरी जो कर्मचारी को दिया जाता है जो। फिर वर्कर का मैनेजमेंट में भागीदारी के संदर्भ में है। फिर आपका कोऑपरेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के दौर का बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है, बढ़ता ही जा रहा है इसका दायरा। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ रहे। उसके बाद फिर 44 हो गया, एक समान नागरिक संहिता समझ रहे। 45 हो गया, जो समझ रहे हैं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समझ रहे हैं प्राथमिक देखभाल और निःशुल्क शिक्षा वगैरह का प्रावधान करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। बिल्कुल लगता है अभी जो देश का हालात है, लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। क्या लगता है आपको? मुझे जहां तक लगता है कि चांसेस है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। है कि मतलब अभी न्यायपालिका संसद में, वही जुडिशरी इसको लॉ कमीशन को स्टडी करने के लिए दिया है। विधि आयोग द्वारा इसका अध्ययन हो रहा है, इसको लागू करने में क्या दिक्कत है। कोई ऐसा राज्य है जहां पर इसको लागू किया गया है? यस, गोवा भारत में एकमात्र राज्य है यहाँ पर। अभी पिछले दिनों और भी कई राज्य लागू किए हैं यूनिवर्सल सिविल कोड, समझ रहे। सो दिस द बेसिक पॉइंट। तो ये जो है आपका जो 45 हो गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका देखभाल, उनका लालन पालन, उनका शिक्षा वगैरह का प्रावधान है। क्लियर है? इसको आपको देखना होगा बढ़िया से। फिर आप देखते हो आर्टिकल 45 में क्या है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा या संवर्धन, ये आर्टिकल 46 में है। फिर आप कह सकते हो पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य को सुधारने के संदर्भ में राज्य को कर्तव्य दिया गया है, ड्यूटी दिया गया है कि उस दिशा में काम करे। फिर ये कृषि और पशुपालन से संबंधित हो गया, आर्टिकल 48 हो गया। फिर वन्य जीवन संरक्षण से संबंधित हो गया आपका पर्यावरण से 48A हो गया। फिर राष्ट्रीय महत्व के जो हो गए मॉन्यूमेंट्स हो गए, प्लेसेस हो गए, उनका संरक्षण का संदर्भ में 49 में किया गया। 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण संबंधी प्रावधान है। 51 में क्या है बात बताया सके, ये बताया है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन देना, संवर्धन करना राज्य का काम है। तो ये आर्टिकल 51 जो इंटरनल एक्सटर्नल डायमेंशन को टच कर रहा है, और बाकी जितने हैं तो लगभग इंटरनल डायमेंशन को टच कर रहा है। मतलब DPSP क्या करता है? DPSP कहता है कि ये जब भी राज्य कानून बनाए, समझ रहे, जब भी राज्य कोई कानून बनाए, जब भी राज्य कोई नीति बनाए, तो इसमें जो लिखा हुआ उनको ध्यान में रख के बनाए, समझ रहे, इन सिद्धांतों को ध्यान में रख के बनाए।
समझ रहे हैं? तो ये बेसिक फैक्ट है। अब यहाँ पर देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या हुआ, ये संविधान का संचेत, दोनों को जोड़ दीजिए तो फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का चेतना है। और जो फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिए, ये देश की चेतना हो गया, कॉन्साइंस हो गया। इसमें न केवल फंडामेंटल राइट्स है बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है, यानी नागरिकों को न केवल अधिकार दिया गया है बल्कि नागरिकों को कर्तव्य भी दिया गया कि आपको सर्टेन कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? अभी और देखते हैं हम लोग फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आप देखते हो कि वर्चुअली इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू किया गया है या उस तरह से किया गया है, उसका कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। ठीक है, कौन कौन उसके एग्जाम्पल है डीपीएसपी के। तो जैसे आप देखिए, प्लानिंग मैशनरी राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर प्लानिंग मैशनरी, अब तो केंद्र स्तर पर योजना आयोग समाप्त हो गया और उसके जगह पर नीति आयोग आ गया। तो केंद्र स्तर पर नीति आयोग और राज्य स्तर पर योजना निकाय। अभी इसका उदाहरण मतलब ये डीपीएसपी को लागू करने के क्रम में हुआ, ये लैंड रिफॉर्म मेजर्स, भूमि सुधार को लागू किया गया, उपाय जो किए गए भूमि सुधार के संबंध में। समझ रहे हैं? जैसे हदबंदी वगैरह जो है वो किया गया। फिर मिनिमम एज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मतलब मातृत्व लाभ योजना जो है उसमें आ गया। एक समान समान वेतन अधिनियम या समान पारिश्रमिक मजदूरी अधिनियम, वो इसी में आ गया। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी राष्ट्रीय बैंक थे 1968 या 69 में, 14 और 80 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? डीपीएसपी को लागू करने के दिशा में। उसे इंश्योरेंस कंपनी को भी किया गया। फिर खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना इसी दिशा में किए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में शुरू किया गया था, इसी के हिसाब, इसी को ध्यान में रख के किया गया था। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 इसी के दायरे में आता है। समझ, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, इसी दिशा में जाता है। 3 टियर पंचायती राज की स्थापना हुई है, इसी दिशा में जाता है। SC ST का आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसी दिशा में जाता है। वेरियस नेशनल लेवल कमीशन में जैसे SC, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऐसा सब इसी में आता है। और CRPC अमेंडमेंट तो देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है कि IPC और CRPC दोनों का सरकार बदलने जा रही है। मतलब IPC और CRPC ब्रिटिश काल में ब्रिटिश हितों को ध्यान में रख के बनाया गया, जिसका आज कोई प्रायोगिकता नहीं है। तो बहुत चेंज हो गई परिस्थिति, उस परिस्थिति में जरूरत है कि उसको बदला जाए, क्योंकि आज नए नए अपराध हो रहे हैं, नए नए तौर तरीके हैं, नए चुनौती है, जिससे निपट पाने में मौजूदा जो व्यवस्था है वह सक्षम नहीं सिद्ध हो रहा है, इसलिए व्यवस्था अभी चल रहा है। ठीक है, तो CRPC अमेंडमेंट आने वाले दिनों में बदलने वाला है, IPC और CRPC में। ठीक है, और भी उदाहरण है, और भी कौन उदाहरण हो गया, जैसे आप देख सकते हो जो ऐतिहासिक और क्या कहते हैं पुरातात्विक साइट में, जैसे कुम्हरार वगैरह हुआ, उसके संबंध में अधिनियम बने। फिर PSC खोला गया, हॉस्पिटल खोले गए हैं। प्रोविजन अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी, जो पशुओं के प्रति क्रूरता है के निवारण के लिए कानून बनाए गए हैं। ओल्ड एज पेंशन दिए गए हैं। समझ रहे हैं? और उसके बाद नन अलाइनमेंट और पंचायती राज लागू करने, समझ रहे कैसे का प्रावधान किया गया। ये सब जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के दिशा में किए गए काम को कहते हैं।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अलावे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो दायरे के बाहर हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे SC ST वाला है उसके इसके दायरे के बाहर है। मदर टंग मातृभाषा का संबंध में जो दिशा निर्देश वो फिर आपका हिंदी भाषा के विकास के संबंधित हो गया कि चूंकि भारत हिंदी भाषी और बोलने वाले लोगों की तादाद बहुत अधिक है, तो वैसे हिंदी क्या है भारत में, इट्स नॉट नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, मदर टंग जरूर है, ये मदर टंग है लेकिन नेशनल लैंग्वेज। मदर टंग तो वैसे साथ में अलग अलग भी जगह का अलग अलग है, जैसे केरल में मलयाली है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। हम लोग और देखते हैं कि ये जो ये तो फंडामेंटल अभी आप थोड़ा देर पहले मैंने बताया। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा है, और मैंने बताया फंडामेंटल ड्यूटी जो है वर्चुअली फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, राज के DPSP पढ़ा है। और मैंने बताया कि ये दोनों जो है वर्चुअली एक तरफ नागरिकों को अधिकार दे रहा है, दूसरे तरफ राज्य को कर्तव्य दे रहा है, समझ रहे, और दोनों के माध्यम से देश में सामाजिक आर्थिक समझ और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना संभव है। तो DPSP एक दूसरे का, DPSP और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे का क्या है, पूरक है, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। अगर किसी परिस्थिति में फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा बता सकते हैं आप? अगर किसी परिस्थिति में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लड़ाई हो गया तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन एक है कि एक समान मजदूरी अधिनियम वाला मामले में अगर विवाद होता है तो उस समय आपका फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल नहीं करेगा, वहां पर DPSP प्रिवेल करेगा। अदरवाइज इन जनरल केसेस समान और जितने मामले उसमें फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में विवाद होने पर फंडामेंटल राइट्स जो है वह प्रिवेल करता है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। अगर हम लोग देख ले, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, फंडामेंटल ड्यूटी भी पढ़ ले। फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था, अब बहुत सही है। लोग अपना अधिकार का मतलब तभी समझेंगे जब कुछ कर्तव्य का समझेंगे, कर्तव्य का बोध होगा। अगर आपने लोगों को अधिकार दे दिया और उसको कर्तव्य के बारे में जानकारी है तो उसका दुरुपयोग करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये जो है एक मैनेजमेंट का सिद्धांत है, गवर्नेंस का सिद्धांत है, एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कहता है, क्या कहता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और एक दूसरे के मतलब क्या है, मतलब साथ साथ चलने वाला अवधारणा, मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी को अथॉरिटी दीजिए, मतलब सम और सर्वांग सम होते हैं। आप किसी को अथॉरिटी दीजिए, उसी मात्रा में रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसी मात्रा में आपको अथॉरिटी देना पड़ेगा, दोनों बराबर है। अगर किसी परिस्थिति में अथॉरिटी ज्यादा दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो अपने पर्सनल एज में उसका इस्तेमाल करने लगेगा। अगर किसी परिस्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और अथॉरिटी कम है तो काम ही नहीं हो पाएगा, काम आधा अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए दोनों का साथ साथ चलना जरूरी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राइट्स एंड ड्यूटी आर कोरिलेटेड एंड इनसेपरेबल। To realize this reality, fundamental duty were in it. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं हमारे संविधान निर्माता, समझ रहे हैं, बाद में, शुरू में तो नहीं किया, बाद में आर्टिकल 51A के तहत भारतीय संविधान के भाग 4A जोड़ा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा, समझ रहे हैं। अब शुरू में तो मतलब क्या था, इन 10 फंडामेंटल राइट थे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में एक और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में कितना हो गया, 11 हो गया। ये कहाँ से लिया गया, पूर्व सोवियत रूस से लिया गया, समझ रहे।
पूर्व सोवियत चलिए गया। समझ रहे हैं? मैंने बताया स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर किया गया, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, मतलब राज्य को तो डीपीएसपी के माध्यम से कुछ काम सौंपे ही गए हैं, उनका कर्तव्य सौंपे गए हैं, लेकिन संविधान ने भारत के नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य सौंपे हैं, कुछ कार्य सौंपे। समझ रहे हैं? और आर्टिकल 51A में इसका प्रावधान किया गया है। समझ रहे हैं? यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, पहले नहीं था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। पहला क्या है? आप देखिए, संविधान के सिद्धांत का अनुपालन करना। समझिए, राष्ट्रीय ध्वज हुआ, राष्ट्रीय गान हुआ, और जो राष्ट्र संविधान से संबंधित जो उसके सिद्धांत है, अनुदेश है, संस्थान है, उनका सम्मान होना, अनुपालन होना। रहे हैं। दूसरा चीज जो है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो कह सकते हैं सिद्धांत छन कराए हैं, उनको चेरिश करना, उसका पालन करना। तीसरा क्या हो गया? देश की अखंडता एकता की रक्षा करना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देश की अखंडता और एकता की रक्षा करना, और जब जब भी देश में आह्वान हो, आपको लगे कि जरूरत देश को, तो आप आए। तो प्रमोट हार्मोनी इन स्पिरिट ऑफ भाईचारा का भावना विकसित होना। समझ रहे हैं? महिलाओं का गरिमा को दुष्प्रभावित करने वाले जो व्यवहार, सब पर अंकुश रखना। समझ रहे? 5 नंबर। छठा में क्या है भाई देवे? छठा में है भारत की जो कर सकते हैं मिली जुली संस्कृति का जो समृद्ध विरासत है, उसको संरक्षण करना और आगे बढ़ना। समझ रहे हैं? और फिर क्या हुआ? पर्यावरण का संरक्षण करना, जिसमें नदी का, जल का, रिवर का, वाइल्ड लाइफ का हुआ। ठीक है, इन सबको बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, मानववाद डेवलप करना, सर अनुसंधान की भावना विकसित करना, वगैरह वगैरह। और फिर लास्ट में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और हिंसा का रोकना, हिंसा का मतलब रोकने का प्रयास करना, परित्याग, रोकने मतलब कहते हैं टू सेफगार्ड पब्लिक। जो होता है ना, आगजनी हो गया, हिंसा हो गया, तो उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है। इसी संदर्भ में प्रावधान किया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कम से कम। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फंडा में आज के तारीख में अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे, तो फिर सरकार आपसे पेनल्टी लगा देगी, आपसे वसूलेगी, है कि नहीं? अब ये देखिए, मतलब सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर आपको श्रेष्ठता की ओर बढ़ना है, श्रेष्ठ निष्पादन देना है। समझ रहे हैं? राष्ट्र का नाम जिससे ऊंचा हो सके, गौरवान्वित हो सके। 11 नंबर के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समझ गए, शिक्षा की व्यवस्था करना। समझ रहे? ये राज्य को दिया गया है। मैं ये 88वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। समझ रहे? तो जिससे शिक्षा का अधिकार जुड़ा है उसके तहत, तो शिक्षा का अधिकार जुड़ा, मतलब आप देखोगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब राइट, प्रिंसिपल और ड्यूटीज, ये इंडिविजुअल को दिया गया, ये स्टेट को दिया गया, और ये इंडिविजुअल को दिया गया, स्टेट को दिया गया, सोसाइटी ने स्टेट को दिया गया।
ये जो दिया गया है राइट के रूप में, ये है लोग कह सकते हो पॉजिटिव सेंस, लोग कह सकते पॉजिटिव तो सब है, आगे को दिया गया, ये दिया गया है ड्यूटी के रूप में, ये राइट्स के रूप में, ये ड्यूटी के रूप में इंडिविजुअल। मतलब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की अखंडता, एकता, स्वतंत्रता संग्राम में सिद्धांत जो कहे गए उनका चेरिश करना, जो संविधान के आदर्शों का पालन करना, हमारे देश की जो आह्वान किया गया देश को उसके लिए आगे बढ़ना है, महिला की गरिमा को दुष्प्रभावित न हो इसके संदर्भ में प्रयास करना, सार्वजनिक संपत्ति, हिंसा इत्यादि को रोकना, हमारे वैज्ञानिक सोच विकसित करना, हमारे फिर आपका व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, दोनों स्तर पर आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जैसे क्रिकेट मैच में देखते हैं एक व्यक्ति प्लेयर सिंगल भी करता है और कलेक्टिव टीम का भी करता है। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह आपने देखा होगा, देश किस प्रकार इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो अभी आपने देखा 12 प्रिंसिपल्स पढ़े आपने, है कि नहीं। जैसे ड्यूटी पढ़े जो नागरिक को दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी के संदर्भ महात्मा इंदिरा गांधी इस पर बहुत जबरदस्त मतलब सपोर्ट में आती, जहां तक हमारी जानकारी। आप भी किताब पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इंदिरा गांधी टैक्स को, कर लगाने वगैरह को मतलब जब फोर्स मतलब कर का देने का अधिकार और भी बहुत सारे चीज के बारे में जस्टिसेबल बनाने के फेवर में थी कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटी का अनुपालन नहीं करता है तो कोर्ट में जाया जा सकता है और उसको उसको लागू कराने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। इंदिरा गांधी कुछ ज्यादा ही, लेकिन जो उसने सोवन सिंह समिति ने ड्राफ्ट किया और फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया तो उसमें कुछ फेरबदल किया गया और 10 और शुरू में स्वीकार किया गया और बाद में एक और जुड़ गया तो 11 हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल राइट्स को ताकत देने के लिए ये इस व्यवस्था पर आधारित है। जैसे आप देखो कोई भी दूसरे देशों में, जैसे आप देखोगे कि अमेरिका वगैरह फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, लिबरल देशों में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, वहां मान के चला जाता है कि नागरिक जो है फंडा अपने ड्यूटी को समझते हैं। लेकिन रूस में है और भी जापान वगैरह में मैंने सुना है कि है, ये लोग जो है उन पर लागू करने की व्यवस्था की गई। रूस से ही वर्चुअली ये व्यवस्था लिया गया। तो यूरोपियन देशों में, ईस्टर्न यूरोपियन देशों में मिलेगा आपको। तो ये जो है वो वर्चुअली क्या है, ये जो है मतलब इस मान्यता पर आधारित है कि लोग अधिकार का मतलब तभी समझेंगे जब कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और बिना कर्तव्य निर्वहन के अधिकार मिलता है तो लोग उसके मर्म को नहीं समझ पाते, उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते, उसका यूज नहीं कर पाते। तो इसी संदर्भ में यह बातें की गई, समझ रहे हैं। ये जो है ये क्या कह सकते हैं, नागरिकों को एक मतलब संचेतना विकसित करने का प्रयास करता है, उन्हें बतलाने की कोशिश करता है कि आप देश के कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये देश में देश विरोधी गतिविधि, समाज गतिविधि, विरोधी गतिविधि के दिशा में चेतावनी है। ये जो है वर्चुअली अनुशासन, प्रतिबद्धता इत्यादि की भावना, प्रेरणा का स्रोत है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये कोर्ट को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये कोर्ट को मतलब अधिकार मतलब कोई भी जो प्रावधान बनाते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करने का अवसर देता है। ये इन्फोर्सेबल है, विधि के द्वारा इसको आप लागू कर सकते हैं। इसको लागू करने के लिए आपको विधि बनाना पड़ेगा। ये देश में लोकतंत्र को क्या करता है, ताकत प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। तो ये जो है समझ, तो आपने देखा फंडामेंटल ड्यूटी जो 10 हैं, वर्तमान में 11 हो गए। और एक्चुअली देश में सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक, समझ, इसमें एक और जो हो सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकतंत्र बोलते हैं ना, देश में लोकतंत्र हुआ, तो देश में लोकतंत्र हुआ तो लोकतंत्र के सबसे इंपॉर्टेंट हो गया राजनीतिक लोकतंत्र बोल सकते हैं।
फिर आप कह सकते हो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र बोल सकते हो, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। और तीसरा बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट, नैतिक लोकतंत्र। तो जो समाज राजनीतिक वाले में तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक में डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी हो गया। और जो नैतिक वाला फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। हाँ, तो नैतिक बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के दिशा में, समझ रहे? तो दिस इज यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड। आज हम लोग ने अभी आपके साथ क्या टॉपिक डिस्कस किया, फंडामेंटल राइट्स, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। समझ रहे? मैं जैसा कि बतलाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है, खासतौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स पर तो बहुत बार क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी पर भी ज्यादा कदा क्वेश्चन आते रहे। ठीक है, वो आज इतने ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर। ठीक है, सर बढ़िया एक है। वेस्ट मिनिस्टर सर क्या है? अरे पश्चिम, वहाँ जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है ना, पश्चिम इंग्लैंड के शासन प्रणाली को कहा जाता है, संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा गया। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। हम लोग जैसे बतलाया मिलते हैं 12 तारीख को, मैं आपको कॉन्टेक्ट में रहिएगा जैसा होगा। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।